हाय फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस। आगे की बात शुरू करते हैं। बट जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम वाले क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप बताइए, हमें सेक्शन 9 भी तो कवर करना पड़ेगा। विदाउट सेक्शन 9 हम कैसे एग्जाम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? तो हमें एक सेक्शन और पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम एग्जाम वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए, तो कौन सा पेज है जहां पे सेक्शन 9 कवर किया गया इस चैप्टर में? तो आ जाओ सीधा पेज नंबर 2.10। पेज नंबर 2.10, a very important section from examination point of view and more than examination from practical point of view, very important. So my dear friends, देखिए आप क्या पढ़ने जा रहे हो आज। देखो, हमने आपको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। बट इंडियन इनकम होता क्या है, मैंने आपको शॉर्ट में डिस्कस कर दिया था कि वो इनकम जो इंडिया में अर्न होती है, इंडिया में रिसीव होती है। अब थोड़ा सा इसको हम फॉर्मलाइज करके पढ़ेंगे। देखो, इंडियन इनकम किसको कहते हैं? इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया प्लस इनकम deemed to accrue arise in India। ठीक बात है बच्चों। इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। मैंने आपको यह बताया था इनकम अक्रू अराइज का क्या मतलब होता है। मतलब इनकम अर्न इन इंडिया। अक्रू का मतलब होता है इनकम कमाने के लिए वो स्टेप्स, और अराइज का मतलब होता है जब आपके पास लीगल राइट टू रिसीव आ जाता है किसी इनकम को रिसीव करने का। बट कुछ इनकम ऐसी होती है जिसको हम इंडिया में डीम टू अक्रू अराइज मान लेते हैं, चाहे एक्चुअली में वो अक्रू अराइज हुआ हो या ना हुआ हो। आपको मालूम है ना, 90% लॉ आर लॉजिकल। अगर लॉजिकली आप बहुत साउंड हो तो टैक्स आपका फेवरेट पेपर होना चाहिए, लॉ आपका फेवरेट पेपर होना चाहिए। बिकॉज 90% लॉ आर लॉजिकल। 10% जहां गवर्नमेंट लॉजिक नहीं लगा पाती है, वहां पे वो डिमिंग फ्रिक्शन बना देती है, कहती है ये मान लेना। ठीक है, तो मान लेना मतलब चाहे वो रियल में हो या ना हो, उसको मान लेना। तो बेटा, जो इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया है ना, वो सेक्शन 9 में मेंशन है। मतलब जब आप मेरे साथ अभी सेक्शन 9 रीड करने जाओगे तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी इनकम अगर सेक्शन 9 में कवर है, अगर सेक्शन 9 में कवर है, तो वो डीम टू अक्रूराइज इंडिया है, और मतलब उसको हम इंडियन इनकम ट्रीट करेंगे। और इरिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस वो सबके हाथ में टैक्स हो जाएगा, चाहे वो R&OR हो, R&NOR हो, या फिर नॉन रेजिडेंट हो। ठीक बात है। चलिए, तो इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया और इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में? सेक्शन 9। सेक्शन 9 का क्या इंप्लीकेशन है? ये इनकम इंडियन इनकम ट्रीट होगी, और इंडियन इनकम के लिए हमने क्या बोला था? और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया प्लस इनकम
deemed to be received in India. Income received in India, income deemed to received in India. Good morning to all of you. Good morning. तो देखिए, अगर आपकी इनकम इन दोनों में से किसी भी पॉइंट में कवर होती है तो हमारे लिए इंडियन इनकम है। और जैसे ही आपने उसको इंडियन इनकम बोला, आपको पता है इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। वो इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेजिडेंशियल स्टेटस सबके हाथ में टैक्स हो जाएगी। सबके हाथ में टैक्स हो जाएगा, चाहे आर एंड ओ आर हो, आर एंड एन ओ आर हो या एनआर हो। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया प्लस इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, अब रिसीव का मतलब मैंने आपको बताया था फर्स्ट रिसीट, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया? इसको कवर किया गया है बेटा सेक्शन 7 के अंदर, और बोला गया कि अगर कोई इनकम, अगर कोई सिचुएशन आपके केस में सेक्शन 7 में फॉल करता है तो वो आपके लिए इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया है, चाहे आपने उसको एक्चुअली में रिसीव किया हो या ना किया हो। ठीक बात है। तो देखिए, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 9, और सेक्शन 9 का इंप्लीकेशन ये है कि ये इनकम डीम्ड टू रिसीव, डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया ट्रीट होगी। इट मींस ये हमारे लिए इंडियन इनकम बनेगी। और एक बार अगर ये इंडियन इनकम बन गई बच्चों, तो आपको मालूम है कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस सबके हाथ में टैक्स होगा। आइए देखिए, पढ़ने चल रहे इनकम डीम्ड टू अक्रू, मतलब इस इनकम को हम इंडिया में अर्न मान लेंगे। और एक बार इस इनकम को इंडिया में अर्न मान लेंगे तो बताइए हमारे लिए ये इनकम कैसी हो जाएगी? इंडियन इनकम हो जाएगी। आओ शुरू करते हैं पढ़ना इसको। गुड, चलिए देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसका सिर्फ सेक्शन 9 याद रखिएगा, सब सेक्शन क्लॉज याद रखने की जरूरत नहीं, इंटर लेवल पे इतना जरूरी नहीं है। आइए सेक्शन 9 की बात करते हैं। कहता है ऑल इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम, कहता है कि वो हर इनकम जो आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम, कहां से? एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आपके पास कोई भी इनकम आई है इन 4 जगहों से, इन 4 एक्टिविटीज से, तो वो इनकम इंडिया में आपके लिए डीम्ड टू अक्रू अराइज माना जाएगा। मतलब ये इनकम आपके लिए इंडियन इनकम ट्रीट होगी, और इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस वो सबके हाथ में टैक्स होगा। आइए देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। बिजनेस कनेक्शन को थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी देखो क्या कहता है। एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे चांद पे बैठे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हो, अगर आपने कोई इनकम अर्न की है उस प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है? इंडिया में, तो वो इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रू अराइज मानी जाएगी। उसको हम इंडियन इनकम ट्रीट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी कमाने वाला कहां बैठा है और इनकम देने वाला कहां बैठा है, हमें उससे मतलब नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में हैं आप, लेकिन इनकम कमा रहे हैं उस प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी बेटा कहां सिचुएटेड है? इंडिया में, तो उससे कमाई हुई इनकम हमारे लिए इंडियन इनकम होगी। अगर आपने कोई एसेट से इनकम कमाया है, किसी सोर्स से इनकम कमाया है, और वो एसेट और सोर्स कहां सिचुएटेड है? अगर वो एसेट और सोर्स इंडिया में सिचुएटेड है तो उससे कमाई हुई इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, चाहे आप रेजिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई इनकम कमाई है और वो इनकम कौन सी प्रॉपर्टी से है? जो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, किसी एसेट से कमाया, एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, या इनकम का सोर्स इंडिया में है, तो ये इनकम इंडिया में इंडियन इनकम ट्रीट होगा।
ये सेक्शन 9 में कवर है। और देखिए कहता है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इंडिया। अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और वो कैपिटल एसेट कहां सिचुएटेड है, इंडिया में, आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बेटा उससे जो कैपिटल गेन आएगा वो कैपिटल गेन भी इंडिया में ही टैक्स होगा, कहीं और टैक्स नहीं होगा। चाहे बायर कहीं भी बैठा हो, सेलर कहीं भी बैठा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए सबसे पहले इस सेक्शन का सबसे इजीएस्ट पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, दिस वन। आप कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। एसेट कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। इनकम का सोर्स कहां पे सिचुएटेड है, इंडिया में। अगर कोई कैपिटल से ट्रांसफर कर रहे हो और उससे कैपिटल गेन कमा रहे हो और कैपिटल से कहां पे सिचुएटेड है, इंडिया में, तो उससे कमाई हुई इनकम इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज मानी जाएगी, मतलब वो आपके लिए इंडियन इनकम ट्रीट होगी। चलिए सेकंड देखिए, जस्ट अ सेकंड, आई नीड, चलिए सेकंड देखिए, कहता है इनकम विच फॉल अंडर द हेड सैलरी इफ इट इज अर्न इन इंडिया। अगर आप एक सैलरी कमाने वाले एसएससी हो, सैलरी क्लास इंडिविजुअल हो, और सैलरी कमाने के लिए आपने जो सर्विसेज दी है वो सर्विस कहां रेंडर किया है, इंडिया में रेंडर किया है। आप चाहे कोई भी हो, आप लुफ्तांसा जर्मन एयरलाइंस में काम करते हो, लुफ्तांसा जर्मन एयरलाइंस का ऑफिस इंडिया में है, आप चाहे जर्मन इंडिविजुअल क्यों ना हो, लेकिन सैलरी कमाने के लिए अगर आप सर्विस इंडिया में दे रहे हो, तो जो आपने सैलरी कमाई है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। इनकम विच फॉल अंडर द हेड सैलरी इफ इट इज अर्न इन इंडिया, तो सैलरी चाहे रिसीव आपने फॉरेन अकाउंट में किया है, आप नॉन रेजिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सैलरी कमाने के लिए आपने इंडिया में सर्विस रेंडर की है, तो उससे कमाया हुआ सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट वन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया। ये ऊपर वाले का एक्सेप्शन है। कहता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्लस सर्विस आउटसाइड इंडिया रेंडर कर रहे हो, ठीक है, आप इंडियन सिटीजन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और सर्विस कहां रेंडर कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया। बेसिकली यहां कौन से लोग कवर हैं, जो लोग एम्बेसीज में होते हैं वो लोग कवर है यहां पे। तो ऐसे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इंडियन सिटीजन हैं और सर्विस कहां रेंडर कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, तो चाहे ये सर्विस आउटसाइड इंडिया क्यों ना रेंडर करें, टैक्स पर्पज के लिए ये इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रूअराइज मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक्सेप्शन है ऊपर वाले पॉइंट का, जहां पे हमने कहा था कि सैलरी को टैक्स करने के लिए एक गोल्डन रूल होता है कि सैलरी इनकम वही टैक्स होती है जहां पे हमने उसके लिए सर्विस रेंडर किया है। बट दिस इज एक्सेप्शन ऑफ दिस नॉर्मल प्रिंसिपल इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। इस केस में जो सैलरी इनकम होगा उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगा, क्योंकि बेसिकली यहां पे किसको कवर किया जाता है, एम्बेसीज, जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं, जो भारत सरकार के बिहाफ पे इंडिया के बाहर सर्विस दे रहे हैं, तो उनको है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो उनकी इनकम भी यही टैक्स होगी। नेक्स्ट वन, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके साथ ना हम एक सेक्शन और पढ़ते हैं, आप लोग तो रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता होगा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 7। अगर इस एम्प्लॉय को, अगर इस इंडियन सिटीजन को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सर्विस कहां दे रहा है, आउटसाइड इंडिया, उस फॉरेन कंट्री में जो भी परक्विजिट, उस फॉरेन कंट्री में जो भी परक्विजिट प्लस अलाउंसेज वहां मिलेंगे, वो सब टैक्स फ्री होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे सेक्शन 10(7) में। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रेंडर करता है तो उस कंट्री में जितने भी अलावेंसेज परक्विजिट्स उसको दिए जाएंगे बेटा ये सब एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है ना, तो इसके साथ हम 10(7) मिला के पढ़ते हैं, कंबाइन करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अ डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। A dividend paid by Indian company outside India. A dividend paid by an Indian company outside India. ठीक है, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। भाई डिविडेंड आप कहीं भी रिसीव करो, इन्वेस्टर कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन कौन से कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा दिए, इंडियन कंपनी में, तो उससे कमाया हुआ डिविडेंड बेटा जी इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। इस है ना, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं करना, क्योंकि ये डीमिंग फ्रिक्शन है, लॉ की मान्यता है, तो आपकी मान्यता यहां पे ओवरराइड कर दी जाएगी। ठीक बात है, तो ऐसी इनकम को हम इंडिया में डीम टू अक्रू अराइज मानेंगे। ठीक है, ओके। इनकम बाय, अब चलिए, अब थोड़ा सा लेंदी होने वाला है कहानी। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट या अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट एक्सेप्ट वेयर द इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट incurred, money borrowed and used for purpose of a business or profession carried on by such person outside India or for the purpose or making any income from any source outside India। पहले हम इसको समझते हैं। कहता है कि देखिए, अगर आप एक लेंडर हो, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, उस सिचुएशन को समझो, और वहां से आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। अगर आप लेंडर हो और आपने जो पैसे लैंड किए हैं उसके ऊपर आप इनकम कमा रहे हो, तो देखो क्या कहता है कि अगर आपने इंडियन गवर्नमेंट को पैसे उधार दिए हैं, आपने अगर इंडियन गवर्नमेंट को पैसे उधार दिए हैं, तो उससे कमाया हुआ इंटरेस्ट इनकम हमेशा इंडिया में डीम्ड टू अक्रूअराइज माना जाएगा। वेरी सिंपल। सपोज मैं बहुत पैसे वाला हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रेजिडेंट हूं या नॉन रेजिडेंट, पैसा किसको दिया है मैंने, इंडियन गवर्नमेंट को, और वहां से मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं, तो ये इंटरेस्ट इनकम मेरे हाथ में इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज माना जाएगा। ये मेरे लिए मेरी इंडियन इनकम होगी, चाहे मैं पैसे इंडिया के बाहर से इंडियन गवर्नमेंट को दे रहा हूं या इंडिया में दे रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सेकेंड वन, अब पैसा किसको दिया जा रहा है, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल। अब इंटरेस्ट कौन दे रहा है, रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट ने किसी दूसरे से पैसा लिया है, देने वाला नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट एक्सेप्ट वेयर इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट incurred or money borrowed and used for the purpose of business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखो क्या कहता है। माइंड में एक नॉन रेजिडेंट को आप लोग बिठा लो तो एक अच्छा इमेज बन जाएगा समझने के लिए। अगर मान लीजिए आपने किसी नॉन रेजिडेंट से पैसा लिया है और उस पैसे के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट इनकम भी उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में डीम टू अक्रू अराइज माना जाएगा, प्रोवाइडेड उस रेजिडेंट ने, जिसने पैसे लिए हैं, उस पैसे का इस्तेमाल इंडिया के बाहर किसी इनकम को कमाने के लिए या बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज ना किया हो। ऐसे समझ लो, मान लो आपने 100 करोड़ रुपीस किसी से लोन लिया है, किसी नॉन रेजिडेंट से लोन ले लिया, ऐसा समझो। उसमें से 50 करोड़ रुपीस आपने आउटसाइड इंडिया अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए या अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया यूज कर दिया, तो बताइए इंडिया में आपने कितने पैसे रिटेन किए, जस्ट 50 करोड़। तो उस 50 करोड़ के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उस लेंडर के हाथ में
उस लेंडर के हाथ में इंडिया में डीम टू अक्रू अराइज बनेगा, वो उसकी इंडियन इनकम ट्रीट होगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक बात है। थर्ड देखिए, अब थर्ड में कौन आ जाएगा? नॉन रेजिडेंट। ऐसे पढ़ो, अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से लोन लिया है, वेयर इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर्ड और मनी बोरो एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अगर एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट से कोई लोन एडवांस लिया है और उसको इंडिया में जितना वो यूज करता है, सपोज वो 40% उस लोन एडवांस का इंडिया में अपने बिजनेस के लिए यूज करता है, तो जितना वो इंटरेस्ट पे करेगा उसका 40%, मतलब जितना पैसा वो इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करेगा आउट ऑफ बोरोड फंड, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे होगा वो इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज बनेगा। बोले, आता है समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। सिमिलरली रॉयल्टी की बात करते हैं। आप सबको पता ही होगा रॉयल्टी क्या है। रॉयल्टी एक इनकम है जो इंटेंजिबल एसेट शेयर करने से आप कमाते हो। एज फार एज टैक्सेस कंसर्न, इतना काफी है रॉयल्टी के बारे में आपको समझने के लिए। जब फाइनल में जाओगे या प्रैक्टिस में जाओगे तो रॉयल्टी के ऊपर बहुत रिसर्च करना होगा, बहुत केस लॉज है इसके ऊपर, बट आपके लेवल पे इतना काफी है कि व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी इज द इनकम जो अगर आपके पास कुछ इंटेंजिबल है, कुछ नॉलेज है, आप उसको शेयर करते हो और वहां से कमाते हो। तो कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, मैं जानबूझ के नॉन रेजिडेंट बोल रहा हूं क्योंकि रेजिडेंट है तो वहां तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उसकी इनकम तो इंडिया में रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस टैक्स हो जाएगा। तो अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो, आप रॉयल्टी इनकम कमा रहे हो किससे? इंडियन गवर्नमेंट से। क्यों कमा रहे हो भाई इंडियन गवर्नमेंट से रॉयल्टी इनकम? बिकॉज आपने इंडियन गवर्नमेंट को कोई इंटेंजिबल शेयर किया है और उस इंटेंजिबल के बदले में इंडियन गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? रॉयल्टी दे रही है। उस रॉयल्टी के ऊपर आपके हाथ में इंडिया में टैक्स लगेगा, क्योंकि सेक्शन 9 कहता है कि रॉयल्टी इनकम आपके हाथ में डीम्ड टू अक्रू अराइज इंडिया है। सेकंड देखिए, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय अ पर्सन who is a resident except where the royalty is payable in respect of any right, property or information used or service utilized for the purpose of business or profession carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside India। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह है। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो और आप किसी रेजिडेंट को कोई इंटेंजिबल शेयर करते हो और वहां से आपको कोई रॉयल्टी इनकम आ रही है, तो रॉयल्टी इनकम आपके हाथ में टैक्स हो गई, लेकिन कितना? जितना उस इंटेंजिबल को रेजिडेंट इंडिया में यूज करेगा, जितना यूज करेगा। जितना बाहर यूज करेगा उसके ऊपर नहीं। सपोज इंटेंजिबल का इस्तेमाल इंडिया में 50% हो रहा है, 50%, तो 50% इंडिया में टैक्सेबल होगी रॉयल्टी इनकम और 50% आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब आ जाओ सिमिलरली नॉन रेजिडेंट। क्या कहता है? A person who is a non-resident where the royalty is payable in respect of any right, property or information used or services utilized for the purpose of a business or profession carried on by such person in India for the purpose of making or earning any income from any source in India। A person who is the non-resident
where the royalty is payable in respect of any right, property or information used or services utilized for the purpose of a business profession carried on by such person in India or for the purpose of making any income from any source in India। ध्यान दीजिए, अगर एक नॉन रेजिडेंट है जो दूसरे नॉन रेजिडेंट को कोई इंटेंजिबल शेयर करता है और वहां से पैसे कमाता है, तो पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड जो वो इंटेंजिबल इंडिया में शेयर किया गया है ना उस नॉन रेजिडेंट को, वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में उस इंटेंजिबल को अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करे या फिर किसी इनकम को कमाने के लिए यूज करे। अगर ये प्रूफ हो गया कि उसने उस इंटेंजिबल का इस्तेमाल आउटसाइड इंडिया किया है, तो उसके प्रोपोर्शन की जो रॉयल्टी होगी वो इंडिया में टैक्स में होगी। इंडिया में वही रॉयल्टी टैक्स होगी जितना इंटेंजिबल इंडिया में वो यूज करेगा अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए या अर्निंग ऑफ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट चले, अब आ जाओ सिमिलरली एक तीसरा पॉइंट है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही ग्रुप में है और एक ही कॉन्सेप्ट इनके ऊपर अप्लाई होता है। इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय, देखिए इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय द गवर्नमेंट, अ पर्सन हु इज, देखिए तो अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो, हम नॉन रेजिडेंट को बेस बना के चल रहे, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन गवर्नमेंट को कोई टेक्निकल सर्विस शेयर करता है और उस टेक्निकल सर्विस को शेयर करने से क्या अर्न करता है, उससे फीस अर्न करता है, इनकम अर्न करता है, तो वो इनकम उस नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में डीम्ड टू अक्रूराइज बनेगा, मतलब इंडियन इनकम बनेगा और वो उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर वही नॉन रेजिडेंट टेक्निकल सर्विस किसको शेयर कर रहा है, अ पर्सन हु इज रेजिडेंट एक्सेप्ट वेयर फीस आर पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज यूटिलाइज इन अ बिजनेस और प्रोफेशन carried on by such person outside India or for the purpose of making or earning any income from any source outside। ठीक बात है, देखिए ध्यान से क्या है कहानी। तो यहां पे अगर कोई नॉन रेजिडेंट किसी रेजिडेंट को टेक्निकल सर्विस शेयर करता है, और याद रखिएगा टेक्निकल सर्विस इंक्लूड प्रोफेशनल सर्विसेज, और वहां से कोई इनकम कमाता है, तो वो उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में उतना ही टैक्सेबल होगा जितना उस टेक्निकल सर्विसेज को इंडिया में अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए इंडिया में यूज किया गया हो। अगर उस प्रोफेशनल सर्विसेज का इस्तेमाल उस रेजिडेंट ने आउटसाइड इंडिया यूज कर लिया अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए या अर्निंग ऑफ एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, तो बेटा फिर वो उसके ऊपर जो फीस होगी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक बात है। अब थर्ड देखिए, सेम कहता है अगर कोई नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को कोई टेक्निकल सर्विस देता है, अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट वेयर फीस इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन carried on by such person in India or for the purpose of making or earning any source from any income in India। एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है जहां से इनकम कमा रहा है, और वो नॉन रेजिडेंट उस टेक्निकल सर्विसेज को इंडिया में यूज करता है अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए या अर्निंग ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम विद इन इंडिया, तो बेटा ध्यान रखिएगा वो नॉन रेजिडेंट जितना इंटरेस्ट इनकम पे करेगा उसके ऊपर उस दूसरे नॉन रेजिडेंट को जो कमाने वाला है, जो लेंडर है, उसके हाथ में इंडिया में डीम्ड टू अक्रूअराइज बन जाएगा। सपोज आपने किसी नॉन रेजिडेंट से कोई टेक्निकल सर्विस ली, आप भी नॉन रेजिडेंट हो, उस टेक्निकल सर्विसेज का इस्तेमाल आप इंडिया में अपने किसी बिजनेस प्रोफेशन के लिए
या अर्निंग ऑफ एनी इनकम और एनी सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम इंडिया उसके लिए खर्च कर रहे हो, तो उस टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर जितना फीस आप पे करोगे वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक बात है बच्चों। चलिए, तो देखो अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ ली। आप चाहे कोई भी हो, आपने अगर कोई इनकम कमाया है और उस इनकम का सोर्स एसेट या प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तो उससे कमाई हुई इनकम इंडिया में टैक्स होगी, वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। सेक्शन 9 में उसको इनकम डीम्ड टू अक्रूअराइज बोलते हैं। अगर आपने डिविडेंड इनकम कमाया है, इन्वेस्टर चाहे आप कहीं के भी हो, लेकिन डिविडेंड इनकम कहां से कमाया आपने? इंडियन कंपनी से, तो डिविडेंड इनकम इंडिया में टैक्स होगा एज पर इनकम टैक्स लॉ, सेक्शन 9 में कवर हो गया। अगर आप एक सैलरी इनकम कमाते हो जिसके लिए आपने सर्विस इंडिया में रेंडर किया है, तो सैलरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है क्योंकि आपने सर्विस इंडिया में रेंडर किया है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सर्विसेज आउटसाइड इंडिया देते हो, तब भी वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी आपके हाथ में। लेकिन इसके साथ सेक्शन 10(7) भी पढ़ना है कि ऐसे एम्प्लॉय को जितने भी परक्विजिट और जितने भी अलावेंसेज आउटसाइड इंडिया पे होते हैं वो सब एग्जेम्प्ट होते हैं सेक्शन 10(7) में। उसके बाद हमने इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज देखा। एक फर्क है यहां पे, देखिएगा ध्यान से। जब इंटरेस्ट वाला पार्ट आप पढ़ रहे थे ना नॉन रेजिडेंट के केस में, देखो क्या लिखा हुआ था, ध्यान रखने वाली बात है ये। अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट where the interest is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of business or profession, बस business और profession। उसके अलावा नॉन रेजिडेंट ने उस पैसे को इंडिया में किसी भी पर्पज के लिए यूज किया हो, उससे कमाई हुई इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रूअराइज नहीं मानी जाएगी। आइए समझाता हूं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो इंडिया के बाहर रहता है, आपने उससे कुछ पैसे बोरो किए और उस पैसे को बोरो करके आपने इंडिया में कहां लगा दिया? स्टॉक मार्केट में लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया और वहां से पैसे कमा रहे हो। याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट अब आप अपने फ्रेंड को पे करोगे उस नॉन रेजिडेंट को, वो इंडिया में डीम्ड टू अक्रूअराइज नहीं बनेगा, यहां पे कवर नहीं होगा। बिकॉज देखो यहां क्या बोला है, अगर बोरोवर नॉन रेजिडेंट उस अमाउंट का इस्तेमाल जो उसने बोरो किया है इंडिया में कहां यूज कर रहा है? बिजनेस और प्रोफेशन। हां, अगर शेयर ट्रेडिंग का आपका बिजनेस हो तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका शेयर ट्रेडिंग का काम नहीं है और आपने अपने फ्रेंड से बोरो किया जो कि नॉन रेजिडेंट है, आप भी नॉन रेजिडेंट हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट दोगे वो यहां पे कवर्ड नहीं होगा। ओके बच्चों, चलिए, तो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की। अब आ जाइए जो फर्स्ट पॉइंट मैंने स्किप कर दिया था, बिजनेस कनेक्शन वाला। बिजनेस कनेक्शन वाला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल टेक टाइम। 15-20 मिनट यहां लगेगा, लेकिन वो लगाना जस्टिफाइड है। देखो जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। एक नॉन रेजिडेंट की बिजनेस इनकम इंडिया में तभी टैक्स होगी जब उसने वो इनकम इंडिया में अपने बिजनेस कनेक्शन से कमाया हो। एक नॉन रेजिडेंट प्रूफ कर दे कि उसने इंडिया से कोई बिजनेस इनकम कमाया है विदाउट बिजनेस कनेक्शन, विदाउट यूजिंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो वो बिजनेस इनकम उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। क्रक्स ये है कि एक नॉन रेजिडेंट की वही इनकम इंडिया में टैक्स होगी जो उसने कमाया हो, किसके थ्रू? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के थ्रू। अब ये बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, ये जानने वाली बात है, क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट का देखिए ऐसे समझते हैं। एक नॉन रेजिडेंट का अगर बिजनेस इनकम आपको इंडिया में टैक्स करना है, टैक्सेबल इन इंडिया, only if earned through
बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। एक नॉन रेजिडेंट का बिजनेस इनकम इंडिया में तभी टैक्स होगा जब उसने बिजनेस कनेक्शन के थ्रू कमाया होगा। अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में बिजनेस इनकम कमाया और उस बिजनेस इनकम को कमाने के लिए उसने अपने बिजनेस सॉरी कनेक्शन को यूज नहीं किया तो इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी। ठीक बात है। चलिए चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब ये बिजनेस कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे चेक किया जाए कि बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं। तो देखो बेटा, बिजनेस कनेक्शन के लिए ना सिंपल आपको सीए इंटर में 3 एक्टिविटीज पे ध्यान रखना है। अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में ये 3 एक्टिविटीज आपको दी गई हैं स्क्रीन पे, देखो मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन में एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और डाउन में दिया गया है एक्टिविटी 3। अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में ये 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करता है तो मान लिया जाता है कि उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। जैसे पहला मैं आपको बताता हूं, डरना नहीं, इतना बड़ा नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसको मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा। देखो क्या कहता है, एक्टिविटी 1, person acting on behalf of non-resident must have an authority which is habitually exercised in India to conclude contract on behalf of non-resident or habitually concludes contract or play the principal role leading to conclusion of contract by that non-resident and such contract should be in the name of non-resident। आइए देखिए मैं समझाता हूं, इतना कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस में नहीं हो, क्लाइंट को एडवाइस नहीं दे रहे हो। पर्सन एक्सरसाइज बताइए, क्या आप एक नॉन रेजिडेंट हैं? मैं तो ऐसी क्लास पढ़ाता हूं यस यस बोलवा के। अगर आपको रेगुलर क्लास, देखो अभी ना हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं और प्रेशर ये है कि बच्चों का एक बार टच बना दें तो हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता। लेकिन जब आप क्लास में बैठे होते हो, फेस टू फेस क्लास रिकॉर्ड होती है, तो वहां पे क्योंकि क्राउड सामने होता है तो क्लास की परफॉर्मेंस और क्लास में जो इंजॉयमेंट होता है वो अलग होता है। तो आपको अगर मेन क्लास और उस रिदम से और उस इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, अगर आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम है तो आप मेन क्लास परचेज कर सकते हो टॉपर्स के ऐप के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कहूंगा यस कहना, जहां पे भी आप बैठे हो कोई दिक्कत नहीं। बताइए, क्या आप एक नॉन रेजिडेंट हो? यस। क्या आपने इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट किया? क्या आपने इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट किया? और क्या वो पर्सन आपके बिहाफ पे इंडिया में क्या करता है? कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक बात है। देखिए ऐसे पढ़ते हैं, पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट must have authority to which is habitually exercised in India to conclude contract on behalf of non-resident। अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में किसी पर्सन को अपना एजेंट बनाया है और उसको अथॉरिटी दी है, किस चीज की अथॉरिटी बेटा? टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर ऐसा कोई केस बन जाता है, ऐसी कोई एक्टिविटी इंडिया में परफॉर्म करता है नॉन रेजिडेंट, तो मान लिया जाएगा उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है और उस बिजनेस कनेक्शन को यूज करके जितना पैसा उसने इंडिया में कमाया होगा, जितना प्रॉफिट इंडिया में कमाया होगा, वो प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल होगा उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में। ऐसा नहीं है कि एक बार बिजनेस कनेक्शन इंडिया में स्टेब्लिश हो गया तो नॉन रेजिडेंट का 100% प्रॉफिट इंडिया में टैक्स हो जाएगा। सिर्फ वही प्रॉफिट इंडिया में टैक्स होगा जो उसने बिजनेस कनेक्शन को यूज करके कमाया होगा। तो एक्टिविटी नंबर 1 क्या हुआ?
person exercise in India an authority to conclude contract of non-resident on behalf of non-resident. Person exercise in India an authority to conclude contract on behalf of non-resident. ठीक है, चलिए तो देखो एक्टिविटी नंबर 2 चेक करते हैं। पढ़िए जरा एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं। पर्सन हैज नो सच अथॉरिटी। देखिए क्या कहता है, पर्सन हैज नो सच अथॉरिटी बट मेंटेन इन इंडिया a stock of goods or merchandise from which he regularly deliver goods or merchandise on behalf of non-resident। कहता है कि मान लीजिए फर्स्ट वाले एक्टिविटी में हम कवर नहीं है तो हम सेकंड में आएंगे। और सेकंड कहता है कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में एक पर्सन अपॉइंट किया और उससे क्या काम करवाता है, वो उससे स्टॉक मेंटेन कराता है अपने बिजनेस के लिए और उससे स्टॉक से रेगुलर डिलीवरी करवाता है जहां जहां उसको जरूरत पड़ती है। तो अगर वो इंडिया में ऐसी एक्टिविटी भी परफॉर्म करवा रहा है तो हम मानेंगे इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन रहा है। पर्सन मेंटेन स्टॉक इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड रेगुलर डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब मेंटेन और रेगुलर डिलीवरी का मतलब क्या है, थोड़ा नॉलेज के लिए याद रखिएगा। मेंटेन का मतलब होता है हैबिचुअल। ऐसा नहीं कि नॉन रेजिडेंट ने फोन किया तो सामान खरीदने चल दिया, नहीं। वो उसका एक नॉन एजेंट है इंडिया में जो नॉन रेजिडेंट के लिए एक फिक्स स्पेस लेता है, वहां पे स्टॉक मेंटेन करता है और स्टॉक मेंटेन करके जब जब जहां जहां डिलीवरी की बात होती है ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ उस नॉन रेजिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो डिलीवरी करता है। एक्टिविटी नंबर 3 देखिए, पर्सन हैज सिक्योर। अगर एक्टिविटी नंबर 2 से भी काम ना चले देखिए एक्टिविटी नंबर 3 देखिए, पर्सन हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होनली फॉर द नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट अंडर द सेम मैनेजमेंट। पर्सन सिक्योर ऑर्डर, पर्सन habitually secure order in India mainly or wholly for non-resident or non-resident under the same management। अगर एक नॉन रेजिडेंट है जिसने इंडिया में किसी पर्सन को अपॉइंट किया और कहता है भाई तू मेरे बिजनेस के लिए ना ऑर्डर सिक्योर कर, और कैसे, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब तू मेरा डिपेंडेंट एजेंट बन जा और किसी के लिए काम ना कर, मेनली और होली मेरे लिए करो, मेनली और होली मेरे लिए करो। पर्सन हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट अंडर द सेम मैनेजमेंट। या तो मेरे लिए या मेरे मैनेजमेंट में जितनी कंपनी आती हैं उनके लिए काम करो। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में किसी नॉन रेजिडेंट के लिए मेनली होली उसके लिए या उसके ग्रुप एंटिटी के लिए क्या करता है,
ऑर्डर सिक्योर करता है तो यहां पे भी बिजनेस कनेक्शन बन जाता है। आगे चलें, साफ साफ यहां नीचे कह रहा है बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड द केसेस वेयर नॉन रेजिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस थ्रू अ ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस। कहता है बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड द केसेस वेयर नॉन रेजिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस थ्रू अ ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस। ठीक बात है। चलिए, मतलब एजेंट कैसा चाहिए? डिपेंडेंट। एक्सप्लेनेशन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक नॉन रेजिडेंट का जो बिजनेस कनेक्शन होगा ना, एक नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन होगा और उस बिजनेस कनेक्शन से जो वो इनकम कमाएगा वही इनकम इंडिया में टैक्स होगा। लेकिन बताइए, क्या बिजनेस कनेक्शन एक ही कंट्री में होगा किसी नॉन रेजिडेंट का, या मल्टीपल कंट्री में हो सकता है? मल्टीपल कंट्री में भी हो सकता है। तो अगर मल्टीपल कंट्री में बिजनेस कनेक्शन है तो लॉ कहता है कि उस केस में नॉन रेजिडेंट डिटरमाइन करे एक रीजनेबल अमाउंट कि उसने इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से कितना कमाया, रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू हिम थ्रू इंडिया। देखिए क्या कहता है, इन केस ऑफ अ बिजनेस फॉर विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। इसको एक बार रीड करिए क्या कहता है, तब तक एक दो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, in case of a business for which all operations are not carried out India, क्या कहता है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन 100% इंडिया में नहीं है, इंडिया के अलावा और भी उसका बिजनेस कनेक्शन है, तो नॉन रेजिडेंट क्या करे? डिटरमाइन करे कि इंडिया से उसने कितना प्रॉफिट कमाया, जिसको हम लोग कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट रूल। अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ अ बिजनेस other than business having business connection in India on account of significant economy presence of which all the operations are not carried out in India, the income of business deemed under this clause to accrue arise in India shall be only such part of income reasonably attributable। तो अगर एक नॉन रेजिडेंट का मल्टीपल कंट्री में बिजनेस कनेक्शन है तो इंडिया में उतना ही टैक्स देना होगा जितना वो इंडिया से एट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिट। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नॉन रेजिडेंट से बेहतर तो और कोई जान ही नहीं सकता कि उसने इंडिया से कितना कमाया है, तो बताए कि उसने इंडिया से कितना पैसा कमाया है और उसी के बेसिस पे इंडिया में उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होगा। ठीक बात है। चलिए आगे देखिए, इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट no income shall be deemed to accrue arise in India to him or through or from
ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड। अगर कहता है कि इंडिया में अगर कोई नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे सिर्फ गुड्स खरीद के वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देता है तो इससे बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता। बिजनेस कनेक्शन इज समथिंग मोर देन दैट। कुरियर बॉय रिलेशनशिप इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। सो एक नॉन रेजिडेंट ने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया, सारा कुछ बता दिया, स्पेसिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ नेगोशिएट खुद ही किया, सिर्फ किसी बंदे को अपॉइंट कर दिया और क्या बोला कि आप यहां से ये सामान खरीद के मेरे लिए भेज दो, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं होता। थर्ड देखो क्या कहता है, इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट बीइंग अ पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग अ न्यूज एजेंसी और ऑफ पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल, no income shall be deemed to accrue arise in India to him through activities which are confined to collection of news and views in India for transmission out of India. So अगर कोई नॉन रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट जो न्यूज एजेंसी बिजनेस में है, प्रिंट मीडिया में है, इंडिया में आता है, यहां से न्यूज और व्यूज कलेक्ट करता है, अपने कंट्री में जाके पब्लिश करता है, उससे पैसे कमाता है, तो देखो आइडियली बिजनेस कनेक्शन तो है, लेकिन लॉ मेकर न्यूज एजेंसी को टैक्स फ्री करना चाहता है तो कहता है कि इसको हम इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। ठीक बात है। मतलब कहानी क्या हो गई, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में आता है, न्यूज और व्यूज कलेक्ट करता है, न्यूज एंड व्यूज कलेक्ट करता है, तो उससे कमाई हुई उससे अर्न की गई इनकम आउटसाइड इंडिया, हम उस न्यूज एंड व्यूज कलेक्शन को इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, उसको इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर लास्ट देखिए, इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट बीइंग individual who is not a citizen of India, firm who does not have any partner who is a citizen of India, resident of India, a company who does not have any shareholder who is a citizen of India or who has a resident in India, no income shall be deemed to accrue arise in India to such individual, firm or company through or from operations which are confined to shooting of any cinematography film in India। देखिए ध्यान से क्या कहता है, कहता है कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो और कौन हो, इंडिविजुअल, और आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो। गांधी पिक्चर आई थी बहुत पुराने जमाने में जिसको साउथ अफ्रीका के किसी डायरेक्टर ने बनाया था, उस इनकम को एग्जिम करने के लिए एक क्लॉज बनाया गया कि देखिए अगर एक नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिविजुअल है, इंडिया का सिटीजन भी नहीं है, और इंडिया में आके सिनेमेटोग्राफी फिल्म शूट करता है और उसको रिलीज करके पैसे कमाता है, तो इस सिनेमेटोग्राफी शूटिंग को हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। दूसरा, फर्म विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मान लीजिए वो नॉन रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर ना तो इंडिया का सिटीजन हो ना ही इंडिया का रेजिडेंट, अगर ऐसी फर्म इंडिया में कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शूट करती है तो उसको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। वैसे ही एक कंपनी जो नॉन रेजिडेंट है और उस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन और इंडिया का रेजिडेंट नहीं, अगर ऐसी कंपनी कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शूट करती है तो उसको हम इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। जैसे गांधी पिक्चर में क्या हुआ था, पहली पिक्चर गांधी जी के ऊपर किसने बनाया, किसी साउथ अफ्रीकन ने बनाया, उसकी मैक्सिमम शूटिंग कहां पे हुई, इंडिया में। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई पिक्चर तो गांधी जी के ऊपर इंडियन को बनानी चाहिए थी पहले, लेकिन बनाया कौन, आउटसाइडर। शूटिंग कहां कर रहा है, इंडिया में। अब सोचो उसको आप इंडिया में टैक्स कर दोगे, कितनी बुरी बात है, स्ट्रेटेजिकली ये कितनी बुरी बात है। तो उसको एग्जाम करने के लिए पॉइंट बनाया गया और ये हमारे लॉ का पार्ट बन गया। तो अगर ये लोग इंडिया में आते हैं, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शूट करते हैं, तो इस शूटिंग को हम इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, मतलब इससे कमाई हुई कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो। ठीक बात है। तो देखो, एक नॉन रेजिडेंट की बिजनेस इनकम, एक नॉन रेजिडेंट का बिजनेस इनकम इंडिया में तभी टैक्स होता है जब वो इंडिया में किसी बिजनेस कनेक्शन से कमाया जाए। बिजनेस कनेक्शन किसको बोलते हैं, तो उसके लिए 3 एक्टिविटी थी। पर्सन एक्सरसाइज इन इंडिया एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर ये नहीं हुआ तो पर्सन मेंटेन स्टॉक इन इंडिया एंड रेगुलर डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर ये भी नहीं हुआ
तो पर्सन सिक्योर ऑर्डर मेनली होली फॉर नॉन रेजिडेंट और ग्रुप एंटिटीज। अगर इन तीनों में से कोई भी एक्टिविटी एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में परफॉर्म करता है तो टैक्स पर्पज के लिए उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हो गया और उस बिजनेस कनेक्शन से जो भी बिजनेस इनकम वो कमाएगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन कहता है कि जरूरी नहीं कि एक नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन सिर्फ इंडिया में हो, उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से बाहर भी हो सकता है। उस केस में उस नॉन रेजिडेंट को यह बताना होगा कि इंडिया के बिजनेस कनेक्शन से कितना प्रॉफिट एट्रीब्यूट हुआ, उस एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम इंडिया में टैक्स करेंगे और वो एट्रीब्यूशन वाला जो अमाउंट होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए। सिंपली गुड्स परचेज करके इंडिया के बाहर भेज देना बिजनेस कनेक्शन नहीं कहलाता। उसके बाद हमने न्यूज एजेंसी वाली बात की थी कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो प्रिंट मीडिया में बिलोंग करता है और इंडिया में आता है, तो न्यूज इकट्ठा करता है, व्यूज इकट्ठा करता है, अपने कंट्री में जाके पब्लिश कर देता है, इसको हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। फिर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वाली बात आ गई थी कि अगर कोई इंडिविजुअल जो नॉन रेजिडेंट है, ना ही इंडिया का सिटीजन है, अगर कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इंडिया में शूट करता है तो इसको हम इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। अगर कोई नॉन रेजिडेंट फर्म जिसका कोई भी पार्टनर ना तो इंडिया का सिटीजन है ना ही इंडिया का रेजिडेंट है, अगर वो इंडिया में फर्म सिनेमेटोग्राफी फिल्म शूट करती है, इसको भी हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। थर्ड, अगर कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी जिसका कोई भी शेयर होल्डर ना तो इंडिया का सिटीजन है ना इंडिया का रेजिडेंट है, अगर वो इंडिया में कोई सिनेमेटोग्राफी फिल्म शूट करती है, उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे और बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे तो फिर उसका बिजनेस प्रॉफिट इंडिया में टैक्स नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस और सेक्शन 9। थैंक यू वेरी मच। चलिए